अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोनेटरिस्ट व्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड हम पढ़ चुके हैं, किसे कहते हैं। इट इज़ द ओवरऑल डिमांड फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द इकोनॉमी। ठीक है, पिछले जो हमारा टॉपिक था। अच्छा, मोनेटरिस्ट व्यू जो है इट वाज प्रेजेंटेड बाय फ्रेडमैन्स। फ्रेडमैन, अगर आपको याद हो तो हमने केन्स की जो व्यू पढ़ा था और फ्रेडमैन का व्यू पढ़ा था। तो फ्रेडमैन ने जो अपना व्यू दिया है अबाउट द थ्योरी ऑफ मनी या अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स, तो उसको मोनेटरिस्ट थ्योरी या मोनेटरिस्ट व्यू भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि फ्रेडमैन की थ्योरी क्या थी, ताकि आपको ये आगे टॉपिक समझने में आसानी हो। फ्रेडमैन ने कहा था कि किसी भी मुल्क की जब इकॉनमी को कंट्रोल किया जाता है, तो वो किसी भी मुल्क के जो स्टेट बैंक है वो पैसे के थ्रू कर सकता है, मींस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कर सकता है। पैसे के थ्रू पैसे की सप्लाई ज़्यादा करके या पैसे की सप्लाई को कम करके मुल्क की इकोनॉमी को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि वेन एवर देयर इज डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी, तो उस मुल्क में डिप्रेशन होगा, उस मुल्क में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। वाई? बिकॉज द पीपल विल डोंट हैव मनी टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज। जब गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होंगी तो प्रोडक्शन भी कम होगी, जब प्रोडक्शन कम होगी तो जीडीपी भी आपकी डिक्लाइन होती चली जाएगी। तो उन्होंने कहा था कि जब पैसा कम मिकदार में सप्लाई होता है या सर्कुलेट करता है मार्केट में, या सप्लाई ऑफ मनी गिरा दी जाती है हुकूमत की तरफ से, तो उस मुल्क में फिर डिप्रेशन हो जाता है। कंपेरेटिवली उन्होंने कहा था कि जब मुल्क में कैश की सप्लाई को मेंटेन रखा जाए, इतना रखा जाए जितनी ज़रूरत है, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट पैसे की क्वांटिटी या सप्लाई में थोड़ा थोड़ा इजाफा किया जाए अकॉर्डिंग टू द डिमांड। तो फिर क्या होगा, कहते हैं फिर इकॉनमी जो है वो स्टेबल रहेगी। क्यों? जब मुल्क में पैसा ज़्यादा होगा तो लोग परचेजिंग ज़्यादा करेंगे। जब परचेजिंग ज़्यादा होगी तो लाजमी बात है डिमांड ज़्यादा होगी। डिमांड ज़्यादा होने की वजह से फैक्ट्रीज जो हैं वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी और जीडीपी अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम जो क्रिएट हो सकती है वो है इन्फ्लेशन की। आपको पता ही है, जितना मार्केट में पैसा ज़्यादा होता है इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, प्राइसेस बढ़ जाती हैं ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड। और आपके पास तो पैसा होगा लेकिन पैसे की वो परचेजिंग पावर नहीं रहती। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा था, या थोड़ा सा रिकैप दे रहा था आपको फ्रेडमैन्स के टॉपिक के बारे में, कि फ्रेडमैन थ्योरी ऑफ मनी क्या थी। क्योंकि जो हमारा टॉपिक है मोनेटरिस्ट व्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ये रिलेट करता है फ्रेडमैन्स की थ्योरी के साथ। डिस्कस कर लेते हैं इसको। Monetarism is a macroeconomic concept which states that governments can maintain economic stability by targeting the growth rate of money supply। देखें, मेन जो है वो है कि पूरे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हम मेंटेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मनी सप्लाई। Essentially, it is a set of views based on the belief that the total amount of money in an economy is the primary determinant of economic growth। अच्छा, ये अकॉर्डिंग टू मोनेटरिज्म है। ठीक है, मोनेटरिज्म हमें ये कहता है कि जितनी भी क्वांटिटी ऑफ मनी या अमाउंट ऑफ मनी इकोनॉमी में अवेलेबल है, ये डिसाइड करती है, ये एक डिटर्मिनेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ का। जबकि कोई और बंदा, जैसे जस्ट थ्योरीज, ठीक है, आपको अगर ऐसा नहीं लगता, जैसे मुझे भी ये नहीं लगता कि सिर्फ पैसों की बेस पे ही मुल्क में इकोनॉमी को कंट्रोल किया जा सकता है या इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। मेरा भी ये ख्याल नहीं है, क्योंकि देर आर मेनी अदर फैक्टर्स जिसकी बेस पे आप इकोनॉमी को कंट्रोल भी कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये थ्योरी है, और ये थ्योरी सारी बेस्ड करती है पैसे के ऊपर, मनी सप्लाई के ऊपर। Monetarism is an economic school of thought which states that the supply of money in an economy is the primary driver of economic growth। इस पे बात हो गई है। As the availability of money in the system increases, अच्छा देखें, पैसा ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज गोज अप। एग्रीगेट डिमांड काफ़ी डिटेल में मैंने बता दिया था, उसका जो रिलेशन है जीडीपी, सारी बातें डिस्कस कर ली थी लास्ट टॉपिक में। This monetarism approach tells us that whenever there is increase in the supply of money, पैसा जब भी ज़्यादा होता है सिस्टम में तो क्या होता है, आपके पास पैसे ज़्यादा है तो लाजमी बात है आप जब जो भी चीज़ खरीदेंगे हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली वो ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदें। क्यों? क्योंकि प्राइसेस सेम है, सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा हो गया है, तो आप वो चीज़ फिर ज़्यादा खरीदेंगे।
तो होगा क्या, एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इनकरेजेस जॉब क्रिएशन। अच्छा, जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, टू मीट द डिमांड द फैक्ट्रीज विल हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो जॉब्स आती हैं। जॉब्स कैसे आती हैं, आ, वो देखते हैं क्योंकि कैपेसिटी फैक्ट्री की या कैपेसिटी मशीनरी की वो तो सेम ही रहती है। एट ए टाइम मिसाल के तौर पे 1 घंटे में वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो 8 घंटे की मिसाल के तौर पे एक शिफ्ट है, और अगर 8 घंटे की शिफ्ट की वजह से डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, ठीक है, वी आर अनएबल टू मीट द डिमांड, तो फिर क्या होता है, तो दूसरी शिफ्ट लगा दी जाती है। तो दूसरी शिफ्ट लगाने से क्या फ़ायदा है, उसके लिए फिर नए लोग हायर किए जाते हैं, नया लेबर हायर किया जाता है जो कि सेकंड शिफ्ट में काम करते हैं। तो इससे जॉब क्रिएशन होती है, और ये डायरेक्टली इफेक्टेड बाय एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जिससे जॉब ज़्यादा आएंगी। एग्रीगेट डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी, जिसकी वजह से लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा होता है। जिस तरह आजकल आपने इस पेंडेमिक में देख लिया, काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, और उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ जो लेबर उनके साथ काम कर रहे थे उनको फारिग कर दिया था। अच्छा जी, विच रिड्यूसेस द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ का वन ऑफ द फैक्टर जो होता है वो आपकी एम्प्लॉयमेंट भी होती है। जितना आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होगा उतना ही आपका मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगा। However, in the long term, the increasing demand will eventually be greater than supply, causing a disequilibrium in the market. The shortage caused by a greater demand than supply will force prices to go up, लीडिंग टू इन्फ्लेशन। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मार्केट में जब पैसे की क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है तो लोगों की परचेसिंग पावर स्टार्ट में बढ़ जाती है। ठीक है, स्टार्ट में बढ़ेगी क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बट इन द लॉन्ग रन में क्या होगा, जब डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी और सप्लाई उस डिमांड का मुकाबला नहीं कर सकेगी ड्यू टू द इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, तो फिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आहिस्ता आहिस्ता जब लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे और उसकी सप्लाई डिमांड के मुकाबले में कम होगी तो मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी प्रोडक्ट्स की। जब मार्केट में शॉर्टेज होगी तो फिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपके पास पैसा तो है बट द प्राइसेस विल गो अप, व्हाई, ड्यू टू द इंक्रीज इन डिमांड एंड लोड सप्लाई। तो आपके पास पैसा तो होता है लेकिन उस पैसे की परचेजिंग पावर इस शॉर्टेज की वजह से गिरती चली जाती है। आपने फिर ज़्यादा पैसा देना होता है थोड़ी चीज़ परचेज करने के लिए, और इस सिचुएशन को आपको पता है क्या कहते हैं, इसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये है मोनेटरिस्ट व्यू। ये हमें यही कहता है कि पैसे की बेस पे आप किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी वो है जो कि किसी भी मुल्क के सेंट्रल बैंक की तरफ से यूज़ की जाती है फॉर व्हाट पर्पस, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द कंट्री। इस पे पहले भी बात हो गई है लेकिन इसमें थोड़ा सा दोबारा पढ़ना पड़ेगा हमें। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, एन इकोनॉमिक टूल यूज्ड इन मोनेटरिज्म। मोनेटरिज्म मॉनेटरी से निकला है जो उसकी बेस होती है पैसे के ऊपर, is used to adjust interest rates to control the money supply। इंटरेस्ट रेट की बेस पे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। कैसे, when interest rates are increased people have more of an incentive to save than to spend, thereby reducing or contracting the money supply। अच्छा देखें, होता क्या है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, ये सारी सिचुएशन जो मैं बता रहा हूँ वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या सिचुएशन होगी मार्केट में। एक सिचुएशन तो ये हो जाएगी कि मार्केट से लोग बैंक से लोग गाड़ियां लेना बंद कर देंगे, कर्जा लेना बंद कर देंगे। जब बैंक से कर्जा लेना बंद हो जाएगा तो मुल्क में इन्वेस्टमेंट स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि पैसा बैंकों से मार्केट की तरफ नहीं आ रहा होता। ठीक है, क्योंकि लोग देखते हैं कि यार मैं अगर गाड़ी खरीदता हूँ तो गाड़ी मुझे कैश प्राइस से बहुत महंगी पड़ती है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो गया। अगर मैं बैंक से कर्जा लेता हूँ तो वो मुझे काफ़ी महंगा पड़ता है, तो जिसकी वजह से मेरी पर यूनिट कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो लोग कर्जा नहीं लेते। ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है कि जिनके पास पैसा होता है वो बैंकों में रखा लेते हैं, लोग सेविंग्स करते हैं। बैंकों में क्यों रखाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बैंकों से उनको ज़्यादा सूद मिलेगा। तो अपना इधर उधर थोड़ी बहुत जो इन्वेस्टमेंट की होती है वो इधर उससे पैसा निकाल के
वो बैंकों में रखाते हैं ताकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सके। तो ओवरऑल इकोनॉमी पे इफेक्ट क्या होगा, मनी सप्लाई गिर जाएगी बहुत बड़ी क्वांटिटी में। कैसे गिरेगी, बैंकों से पैसा आना भी बंद हो गया क्योंकि लोग कर्जा नहीं ले रहे, और जिनके पास सेविंग्स पड़ी थी उन्होंने सेविंग्स करना ज़्यादा कर दी और बैंकों में पैसा रखना शुरू कर दिया, बॉन्ड्स वगैरह खरीद लिए ताकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सके। तो दोनों सिचुएशन देखें तो इनमें मार्केट में जो पैसे की सप्लाई है वो गिर गई। ऑन द अदर हैंड अब सिनेरियो चेंज करते हैं। When interest rates are lowered by the central bank, the cost of borrowing decreases, which means people can borrow more and spend more, thereby stimulating the economy. अच्छा, इसके मुकाबले में जब हुकूमत देखती है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक जब देखते हैं कि मार्केट में मनी सप्लाई कम होती चली जा रही, हम डिफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं, प्राइसेस गिरती चली जा रही, क्यों? क्योंकि चीज़ों की डिमांड ही नहीं है। जब चीज़ों की डिमांड नहीं होती तो प्राइसेस गिरती हैं। और ये प्राइसेस क्यों गिरती है, डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। और इसकी मेन वजह क्या है कि मार्केट में पैसे की सर्कुलेशन कम हो गई है, सप्लाई ऑफ मनी गिर गया। तो अब हुकूमत क्या करती है या सेंट्रल बैंक किसी भी मुल्क का क्या स्टेप लेता है, वो सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना चाहता है। तो सप्लाई ऑफ मनी को कैसे बढ़ाएगा, इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग बैंकों में जाके कर्जे लेना शुरू हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि उनको कम सूद देना पड़ेगा कर्जे के ऊपर। तो मार्केट में पैसा आएगा, जिनका पैसा बैंकों में जमा है, जो कि सूद की वजह से बैंकों में रखा था कि हमें ज़्यादा सूद मिलेगा, वो भी जाके वो पैसा निकलवा लेते हैं। और वो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कोई सोना खरीदता है, कोई छोटा प्लाट खरीद लेता है, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में पैसा सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। और ये इकॉनमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है जब आपकी मार्केट में पैसा गर्दिश करता है। देखें, दो किस्म की चीज़ें होती हैं, एक होता है कंसंट्रेशन ऑफ मनी और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ मनी होगी उतनी ज़्यादा एक मुल्क की जो इकॉनमी है वो वीक होगी। क्यों? क्योंकि लोग पैसा जमा कर लेते हैं अपने पास, आइडल पड़ा होता है लेकिन कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करते। जितनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी होगी उतना ही ज़्यादा मुल्क तरक्की करता है, क्योंकि हर एक बंदा थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है जितना उसके बस में। 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख से छोटे छोटे कारोबार, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करता है, जिसकी वजह से मार्केट में पैसा गर्दिश करता रहता है और ये इकॉनमी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। मोनेटरिस्ट व्यू एंड फ्रेडमैन्स व्यू, जिसका स्टार्ट में मैंने बताया कि ये जो मोनेटरिस्ट व्यू है ये फ्रेडमैन्स व्यू ही है, बिल्कुल सेम ही है। दोनों दोनों ने कहा है कि ये पैसे की बुनियाद पे आप इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हैं। मोनेटरिज्म इज क्लोजली एसोसिएटेड विद इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रेडमैन, हु आर्ग्यूड बेस्ड ऑन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ये टॉपिक हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। that the government should keep the money supply fairly steady। आपने जो पैसा है उसकी सप्लाई को स्टेडी रखना है, मेंटेन रखना है। एक्सपेंडिंग इट स्लाइटली ईच ईयर। अच्छा देखें, लेकिन उसमें अब आपने फिक्स कर दिया है कि इतना ही पैसा मार्केट में मूवमेंट करेगा। तो हर साल तो लोगों की डिमांड्स भी बढ़ती हैं, सैलरीज भी बढ़ती हैं, तो पैसा तो उतना ही मूवमेंट करता रहता है, तो कोई तरक्की नहीं होगी। एक्सपेंडिंग इट स्लाइटली, तो हुकूमत को चाहिए सप्लाई ऑफ मनी हर साल बढ़ाएं, मेनली टू अलो फॉर द नेचुरल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, ताकि ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी जो है या इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ कर सके। ड्यू टू द inflationary effects that can be brought about by excessive expansion of the money supply। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब आप पैसा ज़्यादा मार्केट में ले आते हैं तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाता है। फ्रेडमैन ने इसके बारे में क्या किया, फ्रेडमैन स्टेटेड दैट मॉनेटरी पॉलिसी शुड बी डन by targeting the growth rate of the money supply to maintain economic and price stability। तो फिर फ्रेडमैन ने कहा है, जिस तरह हम पीछे पढ़ा भी अभी, कि जब भी देखते हैं हुकूमत के हम इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे हैं तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, तो मार्केट से एक बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो बैंक्स में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से प्राइसेस कंट्रोल हो जाती हैं। जब सेंट्रल बैंक ये देखता है कि हम डिफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं तो वो इंटरेस्ट रेट गिरा देते हैं, तो एक ह्यूज क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो बैंकों से निकल के मार्केट में सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी को कंट्रोल किया जा सकता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, मोनेटरिस्ट व्यू। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसके बारे में।
कोई भी चीज़ हो, कोई भी सवाल हो, आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। इंशाल्लाह मैं आपको उस पर आंसर दे दिया करूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।